नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। आपको हमारे साथ फ्रेम में नजर आ रहे होंगे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी और बुरुजदी मियां। इनके आजकल कई सारे इंटरव्यू चल रहे हैं। आपने कई सारे इंटरव्यू इनके देखे होंगे। हालांकि यह इंटरव्यू थोड़ा सा हम अलग करने का प्रयास करेंगे। एक चीज जो हमने सुनी है, अब्बास अली जैदी जैसा कि आप जानते भी हैं, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो भी आप जानते हैं। लेकिन अब्बास अली जैदी मोटरसाइकिल से नहीं चला करते थे, कभी रिक्शे से स्कूल जाया करते थे। आखिर कहानी क्या है कि आप मोटरसाइकिल से क्यों नहीं जाते थे, जबकि संपन्न हुआ करते थे उस दौर में भी? अ, मुझे याद आता है कि ये मेरी जनरेशन से पहले मेरे पिताजी की जो जनरेशन थी, तो पढ़ाई के सिलसिले में सभी लोगों को लखनऊ में रखा गया। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उनकी एक सोच थी कि आज नहीं कल सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत और सबसे ज़्यादा काम आने वाली कोई चीज़ होगी तो एजुकेशन होगी। तो इस घर के हर फर्द को एजुकेशन के सिलसिले में लखनऊ रखा गया, प्राइमरी एजुकेशन किया, कॉलेज वहाँ से हुआ, फिर पढ़ने लोग बाहर भी गए। तो वहाँ पर ये एक नियम था कि सब कुछ होने के बावजूद, घर में गाड़ी और तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी परिवार से यही बताया गया। मेरे पिताजी भी रिक्शे और साइकिल से स्कूल जाया करते थे लखनऊ में, हम लोग भी जाते थे और साइकिल वापसी में आके खड़ी करके मोटरसाइकिल से घूमते थे, लेकिन स्कूल ले जाने की परमिशन नहीं थी। स्कूल ले जाने की परमिशन क्यों नहीं थी? जब थी तो फिर ले जाने की परमिशन क्यों नहीं थी? ये मेरे ग्रैंडफादर का एक सिद्धांत था, एक उनका प्रिंसिपल था कि आप लखनऊ सिर्फ अपने घर से दूर इसलिए रह रहे हैं ताकि आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई कंसंट्रेशन मांगती है। किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो स्कूल में, और सारे बच्चों की तरह और सारे स्टूडेंट्स की तरह हम लोग जाएं, ये उन्होंने सुनिश्चित कराया था। तो सभी लोग उस जमाने में साइकिल रिक्शा से आते थे, तो हम लोग भी जाते थे ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। और ये हम लोग अब सोचते हैं तो वाकई ये सही है कि ये उनकी एक अच्छी सोच थी, उनका जो प्रिंसिपल था वो हम लोगों के कहीं ना कहीं काम आया। कि हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो बिगेस्ट गिफ्ट था इस फैमिली को, हमारे बाबा का, स्वर्गीय नब्बन मियाँ का, कि उन्होंने हम लोगों को एजुकेशन में हमेशा सपोर्ट किया और पढ़ाने पे पूरा ध्यान दिया, और हम सब ने अपनी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। और यही हम लोगों की पहचान है। आज जिस समाज में भी हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की पढ़ाई की वजह से हम लोगों को सम्मान और इज्जत मिलती है। कब ऐसा हुआ कि जब आप मोटरसाइकिल से हर जगह जाने लग गए? कब इस बात की इजाजत मिली कि अब आप जा सकते हैं बाइक लेके कहीं भी? कॉलेज के दिनों में, कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जब मैं गया तब उस दौरान लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में थे हम लोग। तो उस दौरान बाइक जाने की परमिशन थी, और स्कूल में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं था स्कूलिंग के समय। और मुझे को नहीं, मैंने भी अपने बेटों को ये प्रयास करके रोका। मेरे बेटे भी विद्यालय साइकिल से या अन्य साधनों से गए, अपनी गाड़ी से कभी नहीं गए। आज के समय में भी? हाँ, आज के समय में भी हाँ। कोई ना कोई छोड़ आता है, खुद से ही अलाउड नहीं है। उसके पीछे का एक बहुत सिद्धांत है। स्कूल में जो यूनिफॉर्म का कल्चर है क्यों आया, अगर इस पे हम बात करते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक समानता के लिए यूनिफॉर्म्स होती हैं स्कूल में। कि किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए, एक जैसी यूनिफॉर्म में जब सब होते हैं तो किसी और भावना का कोई आदमी शिकार नहीं हो सकता। तो हम लोगों को अगर कोई स्वस्थ परंपरा है तो उसको समर्थन करना चाहिए, और हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया उस चीज का। और पढ़ाई करने जाते हैं तो सिर्फ कंसंट्रेशन पढ़ाई पे ही रखते हैं, और उसी तरह जाते हैं हमारे घर के। और ये हमारी 4th जनरेशन है, जो अभी वर्तमान जनरेशन हमारे बच्चों की है, वो 4th जनरेशन है कि हम लोगों ने आज भी ये चीज अपने दादा के प्रिंसिपल को कायम रखा है, और आज भी हम लोग इसको कायम रख करके आगे भी ले जाने के बारे में विचार मजबूती से करते हैं। ये तो हो गई बाइक की बात, लेकिन आप 4 व्हीलर पर कब? मैं बहुत कम एज में, मुझे याद होता है कि जब मैं 19 वर्ष का था तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस, उस जमाने में टेम्परेरी लाइसेंसेस मिलते थे। तो 4 व्हीलर भी मैं बहुत दिनों से चला रहा हूँ। अब थोड़ा सा नहीं चला पाता, इसलिए क्योंकि मेरा पहली बार क्या एज रही होगी जब आपने 4 व्हीलर अपने हाथ में? देखिए, सार्वजनिक तौर पर सड़क पे तो हम लोग मैच्योर्ड होकर के लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही आए, लेकिन घर के प्रांगण में 14-15 साल की आयु से भी 4 व्हीलर हम लोग चला रहे हैं। उसके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं,
मैंने कहा ना कि स्कूल के लिए एक उनकी सोच थी, हम लोगों को उस वक्त थोड़ा अजीब लगता था, जी। लेकिन आज वही चीज हम लोगों ने लागू की। जब सबके साथ जाते हैं तो सबके साथ भी आ जाते हैं, तो कोई और संभावनाएं नहीं होती। फिर जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में सारे लोग जिस तरह आ रहे हैं उस तरह भी हम लोग भी जाते हैं, तो हम लोगों को भी एक होता है कि हम सारे ही लोग जी। एक ही उद्देश्य लेकर के आए, एजुकेशन। तो पूरा कंसंट्रेशन भी उसी उद्देश्य पे रहा। अच्छा, आप राजनीति में कब आए? मैं 1996 में मुझे याद है कि मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। एक बहुत बड़ी मर्चेंट नेवी कंपनी थी, रेवंसक्रॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, ये मायामी अमेरिका की कंपनी थी। जी। तो इस फैमिली में सिर्फ देखिए हम लोगों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं गया, इस पर भी हम लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि हम लोग जॉब करें, जी। उसी तरह रहे जैसे समाज में सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कोई निर्भर रहा नहीं, सबने किया। तो मेरी भी नौकरी हो गई थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम मर्चेंट नेवी में जाएं। और उसके बाद 96 में मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी बीमार हो गए, तो मुझे वापस आना पड़ा रुदौली, बिकॉज फैमिली के सारे लोग पढ़ाई के सिलसिले में और जॉब्स के सिलसिले में इंडिया और इंडिया के बाहर फैले हुए थे। मेरे खुद के फादर सऊदी अरेबिया में थे। तो ये एक बहुत उनका था कि 1 साल के लिए, मुझे 1 साल लगेगा सऊदी अरेबिया में अपना वाइंड अप करने में, 1 साल के लिए गाँव चले जाओ। फिर हम लोग जब रुदौली 96 में आए, मुझे याद है 3 सितंबर 1996 में, ऐसे तो हम लोग आते थे, लेकिन परमानेंटली रहने में यहाँ पे आया 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ आकर के जो लोगों की मोहब्बत मिली, जब हम लोग जाते थे तो लखनऊ में तो साधारण लोगों की तरह रहते थे। यहाँ पर एक रूल्स और रेगुलेशंस था कि रात में 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। तो थोड़ा बहुत हम लोग उन रूल्स को जानबूझ के नहीं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी और क्रेविंग के तहत उन रूल्स को तोड़ के आम लोगों में जाके बैठना जब शुरू किए तो बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा वक्त गुजरता था। और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से कोई चुनाव लड़ेंगे। तो एक प्रेशर आया था। और मुझे याद है मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन का पहला चुनाव विकासखंड रुदौली का एक ग्राम सभा है लोहटी सरैया, वहां से क्षेत्र पंचायत का मैंने पर्चा भरा था और मैं अनअपोज बीडीसी हुआ था। लेकिन उस वक्त था कि आरक्षण जो था वो पहले चुनाव होते थे क्षेत्र पंचायत के, प्रमुख आरक्षण बाद में आता था। तो इस नियत से कि ब्लॉक के चुनाव को लड़ा जाएगा, हम लोग क्षेत्र पंचायत अनअपोज हुए थे। और उसके बाद आरक्षण जो है वो उसकी वजह से मैं चुनाव प्रमुखी का नहीं लड़ सकता, तो मैंने उससे रिजाइन कर दिया था। 2002 में पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी, जब लखनऊ में हम लोग कॉल्विन तालुकादास कॉलेज में पढ़ रहे थे तब भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में जब जुड़े थे तब भी, समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने हमेशा 92 में जब से पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच को देखते हुए, उनके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको देखते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में, अगर चुनावी पॉलिटिक्स में कहेंगे तो हम लोग 96 में आए थे और पहला चुनाव 2002 में लड़ा। लेकिन वर्कर के रूप में हम लोग 1992 से काम कर रहे हैं। अच्छा, नौकरी को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देता है आपका परिवार? हर व्यक्ति के लिए और हर परिवार के लिए एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि उसका एक माइंडसेट बनता है, और नौकरी इसलिए जरूरी है कि वो अपनी जरूरतों को और अपनी यूनिट, अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में सभी लोग यही करते हैं। तो हम लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं, इसी समाज के रहने वाले लोग हैं। तो हम लोगों का था कि पढ़ाई हो गई तो अब कुछ कमाना भी चाहिए, तो नौकरी की ही तरफ रहा। व्यवसाय में कभी हमारा परिवार रहा नहीं, ना व्यवसायिक सोच है। इसीलिए भी उन लोगों से हम लोगों को हम लोगों से दिक्कत होती है कि जो राजनीति में भी व्यवसायीकरण बनाए हैं, जो राजनीति को भी एक बिजनेस बनाए हुए हैं, उन लोग हम लोगों को पसंद नहीं करते। इधर उधर की बातें, अफवाहें उड़ाया करते हैं। लेकिन एजुकेशन के बाद कमाने की एक ख्वाहिश होती है कि एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की। तो मैं समझता हूँ कि नौकरी सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है इंसान को। मतलब नौकरी करनी चाहिए एक बार इंसान को? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो अपने कॉलेज के डेज में भी 2-3 एग्रीकल्चरल बेस्ड कंपनीज थी, उनके लिए फ्रीलांसिंग करता था, अपनी पॉकेट मनी में निकाल लेता था। अच्छा, नेताजी से मुलाकात कब हुई? क्योंकि मुलायम सिंह को लेकर तमाम किस्से हैं, कहते हैं कि वो लोगों को जोड़ा करते थे। तो मुलायम सिंह से पहली बार मुलाकात आपकी कब हुई थी और कैसे हुई थी? मेरे परिवार के बुजुर्ग चौधरी सिफ्ते मोहम्मद साहब डॉक्टर लोहिया के साथी हुआ करते थे। अकबरपुर के रहने वाले थे। असल घर उनका यहाँ सैदपुर में था, लेकिन वो अकबरपुर माइग्रेट कर गए थे। और समाजवादी आंदोलन में चौधरी सिफ्ते मोहम्मद एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे।
आदरणीय नेताजी। तो मुझे याद है कि मैं स्कूल से आया था और किसी काम से जा रहा था, तो उस वक़्त सिप्ते दादा घर पे बैठे थे। तो उन्होंने कहा था कि चल के हमको पार्टी कार्यालय छोड़ आओ, हमको नेताजी से मिलना है। तो उनको छोड़ने जब मैं गया, तो नेताजी कहीं निकल रहे थे। जी। तो उन्होंने जब कहा कि आइए मैं आपको चौधरी साहब छोड़ देता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने घर के बच्चों के साथ आया हूँ, ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तो वो मैंने पहला मौका था कि जब हम लोगों ने नेताजी को सामने से बहुत करीब से देखा था। बाकी अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और मेरा घर लखनऊ में, हम लोग कैसरबाग में रहते हैं, तब उस जमाने में बेगम हजरत महल पार्क कैसरबाग के बिल्कुल ही पास में था, तो वहां पे पॉलिटिकल रैलीज हुआ करती थी। जी। तो स्कूल जाते समय आते समय कभी कभी हम लोग को मौका मिलता था कि 10-5 मिनट तो नेताजी के विचारों को सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। पहली बार देखने का अवसर तभी मिला 1992 में। हम लोग समाजवादी पार्टी के जो युवा विंग था उसमें काम करते थे। तो युवा नेता कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी रहे हो, अरविंद सिंह गोप जी रहे हो, ब्रह्मबकत सिंह गोपाल जी रहे हो, इन लोगों के साथ हम लोगों को काम करने का, समरपाल जी रहे हो, काम करते थे हम लोग। लेकिन नेताजी को पर्सनली आमने सामने देखने का हुआ ऐसा अवसर कि फिर उसके बाद से फिर हम लोग समाजवादी पार्टी को कभी मतलब हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहते थे, और समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी करने का आपको हैरत होगी, बहुत कम लोग जानते हैं। जी। 1993 में मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड थी, तब सारे विंग्स जो आज हैं ये नहीं थे। जी। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड थी, उसकी एक यूनिफॉर्म नहीं होती थी, एक पीले रंग की प्लास्टिक की पन्नी होती थी, वो माथे पे हम लोग बांधते थे, उस पे लिखा होता था मुलायम यूथ ब्रिगेड। जी। उस पन्नी को बांध करके हम लोग हजरतगंज चौराहे पे 3-4 डंडों की सीढ़ी लेकर रात भर पार्टी का पोस्टर लगाते थे। एक शौक था, एक जज्बा था, हम लोग के जहन में था कि वाकई नहीं, हम लोग पार्टी इतना हम लोग समझते नहीं थे, संगठन क्या होता था इतना नहीं समझते थे। एक ही चीज जानते थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, उनके विचार जी वो इतना दिल को हिट करते थे, उनकी सोच। और आदरणीय नेताजी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी देखा। छात्र संघ में आम तौर पर बगैर कार्यक्रम के आदरणीय नेताजी अक्सर आ जाते थे, सीएम होते हुए भी आ जाते थे। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को बेहतरीन नेता आदरणीय पवन पांडे जैसे नेता मिले, ये छात्र संघ की उपज थे। तो साधारण तौर पर एक सीएम छात्र संघ में हमारे स्कूल और कॉलेज में बगैर किसी कार्यक्रम के, बगैर मुख्य अतिथि के रूप में एक साधारण व्यक्ति की तरह आकर के बैठना, ये हम लोगों को बहुत प्रभावित करता था। कब ऐसे जैसे हम और आप बैठे हैं, कभी इस तरीके से मुलाकात हुई और ठीक से बातचीत हुई नेताजी से, और उस दौरान कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं आदरणीय नेताजी के बार बार डांटने के पश्चात भी मैं उनके कभी बगल में नहीं बैठता था, और बहुत ज्यादा वो डांटते थे। हम लोग विधायक भी हो गए थे, वो कई लोगों के बीच में कह देते थे कि अब एमएलए हो गए हो तो बैठ जाओ। तो हम लोग कहते थे कि साहब हम लोग एमएलए हो जाएं या कुछ भी हो जाए, आप हम लोगों के बड़े हैं। हाँ, साथ में क्योंकि कई बार संगठन के काम के लिए नेताजी ने जिम्मेदारी दी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में, अमरोहा में, गाजियाबाद में, झांसी में, गोरखपुर में, आगरा में संगठन के प्रभारी के रूप में काम किया। आदरणीय नेताजी हम लोगों को भेजा करते थे, तो बैठने का उसी कंपाउंड में, उसी मीटिंग हॉल में बैठने का मौके बहुत सारे आए, लेकिन हमेशा एक हम लोगों की एहतियात रहते था। कुछ खास जो आपके लिए हो नेताजी की याद में? मुझे याद है कि जब आदरणीय नेताजी अयोध्या जी में रामायण मेले के उद्घाटन के अवसर पर आए थे जी, तो हम लोग विधायक थे, लेकिन प्रोटोकॉल था, चीफ मिनिस्टर थे, बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, और हम लोग उस जगह बैठे थे मंच के नीचे, जहां पर विधायकों के और लोगों के सम्मानित पत्रकार साथियों के बैठने का मौका था। तो आदरणीय नेताजी मंच पे गए, और मंच पे जाने के बाद अपना उन्होंने भाषण शुरू किया था कि उनकी निगाह मेरी तरफ पड़ी, और वहां से रुक करके उन्होंने मुझे, बैठे हुए थे उस मैं मंच के नीचे दाहिनी तरफ बैठा हुआ था, नीचे थे, तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं समझ नहीं पाया, मैं समझा किसी सम्मानित पत्रकार से मुखातिब हो रहे हैं। जी जी। तो उस वक्त शिव कुमार जी उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो मेरे पास आए कि आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मंच पे आके बैठे। तो मैं गया, तो सभी लोग, काफी भीड़ थी, सभी लोगों ने देखा। तो नेताजी ने कहा कि बाद में, कार्यक्रम के बाद, कि नीचे क्यों बैठे थे? हमने कहा नेताजी जहां पे बिठाया गया वहीं बैठे थे। कह लगे तुम नहीं समझते हो, इस कार्यक्रम में तुम्हारे जैसे कार्यकर्ता का मंच पे रहना इसलिए जरूरी है
तभी हम सही बता सकते हैं कि हम लोग समाजवादी सोच के लोग हैं और समाजवादी आंदोलन है क्या। तो जी। नेताजी सबको जोड़ के चलते थे और बहुत आसानी से हम लोगों की मुलाकात हो जाती थी। सीएम रहते हुए भी नेताजी मुख्यमंत्री कार्यालय में कम, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ज्यादा बैठते थे और उनके एक तरीका था काम करने का। हम लोग जब कभी कोई काम लेके जाते तो पहले वो गुस्सा करते थे कि बगैर बताए आ जाते हो, ये नहीं सोचते हो अभी कितने कार्यक्रम है, कितनी जगह जाना। लेकिन जब नेताजी डांटते थे वर्कर को, वो काम वो जरूर कर देते थे, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। तो वो एक पिता वाला स्नेह उनसे मिलता था और एक अभिभावक वाला स्नेह आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी मिलता है। इसके लिए हम लोग उनके आभार। अच्छा, नेताजी में और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में अंतर क्या है? सोच दोनों ही नेताओं की एक जैसी है और दोनों का ही दिल बड़ा है। मैं कह सकता हूं आदरणीय नेताजी की पूरी छवि हम लोग आदरणीय अखिलेश जी में देखते हैं। उसी तरह सरल का स्वभाव, कोई भी व्यक्ति अपना काम लेके आया, उसके काम को सम्मानजनक तरीके से सुनना, हर व्यक्ति को इज्जत देना, ये बहुत कम देखने को मिला या बहुत कम सुनने को मिला। हम लोगों के और दल के लोगों से भी बातचीत होती रहती है, वो लोग भी इस बात को कहते हैं कि हम लोग अपने पार्टी के अध्यक्ष से या अपनी पार्टी के नेता से नहीं मिल पाते, लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली, और वाकई ये सौभाग्यशाली है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी में उनको क्योंकि थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिला, तो अखिलेश जी के साथ एक सोच है कि उनकी एक सोच बहुत विजनरी सोच है, जहां से साधारण तौर पर राजनीति करने वाले लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से आदरणीय अखिलेश यादव जी सोचना प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश को बड़ा और संपन्न प्रदेश बनाने के लिए इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना था। तो उन्होंने सबसे ज्यादा कंसंट्रेट किया बिजली के प्रोडक्शन को बढ़ाने। यूपी के हालात थे कि यूपी में एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात में मात्र 6 घंटे की लाइट आती थी, तो उन्होंने उस पर काम किया, एक्सप्रेसवे दिया ताकि देश की राजधानी से यूपी का जो स्टेट कैपिटल है ये कनेक्ट हो जाए, व्यापार को बढ़ावा मिले। जितने भी काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए, या जो आईटी का उन्होंने सेटअप बनाया, या जो 112 का सेटअप बनाया, ये बहुत विदेश की मूवियों में हम लोग बचपने में देखा करते थे कि ऐसी भी कोई गाड़ियां हैं जो सड़क पे मोबाइल है, मोबाइल पुलिस का कॉन्सेप्ट ये मूवी तक रहता था और मूवी के बाद हम लोग भूल जाते थे कि ऐसा कुछ है, उसको धरती पे उतारा। 10-90 की जो योजना थी, इसके लिए हम अपनी पार्टी की सम्मानित सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी को बधाई देते हैं कि उनका ब्रेन चाइल्ड था कि एक ऐसी योजना लाई जाए कि किसी समय पर भी कहीं से कोई भी महिला अगर सरकार की मदद चाहती हो, विशेषकर अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो हो। तो ये 10-90, 100, जो अब तो खैर 112 हो गया, 100 नंबर, समाजवादी एम्बुलेंस, समाजवादी पेंशन, 50 लाख महिलाओं को, उन महिलाओं को देखिए कि इनका कोई सहारा नहीं होता, वो गांव में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, हम आप गांव से आते हैं, पता। बिल्कुल बिल्कुल। उनको आत्मनिर्भर बनाना, किसान और मजदूरों के बच्चों के हाथ में लैपटॉप दे देना, किसान दुर्घटना में मर जाए उसको 5 लाख रुपए की तुरंत आर्थिक सहायता कर देना, मजदूर के घर में बच्चा पैदा हो उसको 20,000 रुपए की तुरंत आर्थिक सहायता कर देना, एक विजनरी सोच है जो उत्तर प्रदेश को एक मुश्त, एक साथ, एकजुट उत्तर प्रदेश को आगे विकास की ओर ले जाती। स्वभाव के रूप में और सभी चीजों में आदरणीय नेताजी के बिल्कुल एक छवि है अखिलेश यादव जी। लेकिन अखिलेश यादव जी का एक विजन जो है वो मॉडर्न पॉलिटिक्स के लिए और देश की पॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट हमेशा होगा। आज से 50 साल बाद जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये जरूर वर्णित किया जाएगा कि इस देश में, इस प्रदेश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, वहां एक ऐसा विजनरी लीडर था कि जिसने उस दौर में एक्सप्रेसवेज के बारे में सोचा कि जिसमें बॉम्बर विमान उतारे जा सकते, उसने मेट्रोस के बारे में सोचा, 10-90 के बारे में सोचा, 112 के बारे में सोचा, समाजवादी पेंशन के बारे में सोचा, हमारी बेटी उसका कल के बारे में सोचा, कन्या विद्या धन के बारे में सोचा, लैपटॉप्स के बारे में सोचा, आधुनिकीकरण के बारे में सोचा, रोजगार के बारे में सोचा। ये जरूर लिखा जाएगा और ये हम लोगों का सौभाग्य कि ऐसे नेता के साथ हम लोग कार्यकर्ता के एक बात और निकल के आती है, आरोप लगते हैं कि अखिलेश यादव लोगों को जातियों में बांट रहे हैं, जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, और कई और मामले भी आते हैं जिनमें कहा जाता है कि जैसे इटावा का मामला रहा, आपके संज्ञान में भी होगा, एक पक्ष को बुलाया, बाकायदा सम्मानित किया, हर चीज रहा, तो लोगों ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अगर दोनों को बुलाते और दोनों को समझाते और वही सुलह समझौता करा देते शायद ये चीजें ना होती।
देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया, और अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी आलोचना करते हैं। एक नौजवान विवेक तिवारी को जब गोली मारी गई, लखनऊ की पुलिस ने बेगुनाह, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसको गोली मार दी। उसके दरवाजे पे जाने वाला अगर कोई नेता था तो अखिलेश यादव थे। मैं इतना जानता हूं, अखिलेश यादव जी जातियों में बांट नहीं रहे। इस समाज के सामाजिक ताने बाने ने और कुंठित मानसिकता रखने वाले लोगों ने जो इस देश को जातियों में बांटा है, उसको एकत्र करने का काम वो कर रहे हैं, उसको एकजुट करने का काम। ये जाति व्यवस्थाएं आज से चल रही है, ये इस देश को पीछे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इसको किसने बढ़ावा दिया? इसको कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। आज वो संघ जिसने अपनी विचारधारा समाजवादियों के डर से बदल दी, ये उनकी विचारधारा थी कि इस देश को जातियों में बांटा जाए। क्यों मजबूर किया जाता था इस देश में किसी ऐसे समाज को कि तुम गटर के अंदर से ही रोजगार लेकर आओगे? ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई सरकार ने कि उसको गटर के नीचे उतर के अपना 3000 साल तक रोजगार न ढूंढना पड़ता, उसको समाज में और लोगों के भांति ही रोजगार मिलता? तो ये ताना बाना हमारा बनाया हुआ नहीं है। और जो ये आरोप लगाते हैं वो भी ये जानते हैं कि उन जातियों को, कि जातियों के आधार पर जिनको दूर रखा है सरकारों से, जातियों के आधार पर जिनको चारपाई पे पैतियाने बैठना है, ये इसके लिए मजबूर किया गया। जिनको जातियों के आधार पर गांव के दक्षिण टोले में रहने पे मजबूर किया गया, जिनको जातियों के आधार पर गांव में खुद की अपनी बारात में घोड़ी पे बैठने का अवसर नहीं मिला, ये हमारा दिया हुआ नहीं है, हम इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। उन सारी जातियों को इकट्ठा करके इस प्रदेश के और इस देश पे रहने वाले हर नागरिक को भारतीय होने का एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। इसके अलावा जो भी लोग बात करते हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं। हमको किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी माननीय नेताजी की तर्ज पर हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं कि जिसकी जरूरत है, वो कोई भी जात का हो। अगर गरीब है, परेशान हाल है, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, तो उसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। आरोप कुछ भी लगाना चाहे विपक्ष लगा सकता है, हमारे नेता जो काम कर रहे हैं हमको उस बात का गर्व है। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम नेता होते हैं जो पार्टियां बदल देते हैं, पार्टियां बदलने वाले नेताओं की कोई विचारधारा होती है या निजी स्वार्थवश पार्टियां बदलते हैं? देखिए, पार्टियां, राजनीति में पार्टियां भी नया नया कई बार स्वरूप ली है। जैसे समाजवादी आंदोलन आरएसपी से शुरू हुआ, दलित मजदूर किसान पार्टी बना, जनता दल बनी, जनता दल के बाद समाजवादी जनता पार्टी बनी। विचारधारा अगर किसी की बदल जाए, जैसे अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी छोड़ के जाने वालों ने जिस तरह की बातें आपके चैनलों पे कही, उससे लगता है उनकी विचारधारा ही बदल गई। तो कहते हैं कि सपा काम ही नहीं कर रही थी, भाजपा आज सबसे बेहतर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अगर काम नहीं कर रही थी तो उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया कि समाजवादी पार्टी काम करे? उनके खुद के क्षेत्रों में जितना काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया, वो जीवन भर भूल जाए कि अब कोई और दल उनके लिए करने जा रहा है। और याद रखिएगा, दल के साथ अगर आप नहीं खड़े हो रहे हैं, किन्हीं कारणों से भी नहीं खड़े हो रहे हैं, तो इस सूरत में जनता उस क्षेत्र की सब देखती है। एक अवसर आया, हम लोगों को भी दल छोड़ना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने विचारधारा नहीं छोड़ी। दल क्यों छोड़ा आपने? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि एक परिस्थिति ऐसी बनी कि जिस परिस्थिति में हम लोग जहनी तौर पर तैयार थे भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में मुकाबला करने के लिए, और इस क्षेत्र के लोग जो हम लोगों से साथ जुड़े थे, उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि हम लोग इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी से और इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक से हम लोग निजात दिलाएं। और उसके लिए हम लोग मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे। लड़ाई में रहें, लड़ने का अवसर रहे, प्रयास हो कि हम लोग बीजेपी को हरा सके, इसलिए ऐसा करना पड़ा। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा, जरूरी नहीं कि जीवन में जो निर्णय लिए जाएं वो सारे के सारे निर्णय आपके हों। उन निर्णय को लेने में कई लोग भी शामिल हो सकते हैं। मेरा अपना ये निर्णय है कि जीवन की अंतिम सांस तक हम लोग अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का। लेकिन अगर बीजेपी को हराना ही था, तो जैसे कि आप चुनाव लड़ते या कोई और भी चुनाव लड़ता, कोई भी लड़ता, तो अगर विजन एक ही था कि बीजेपी को यहाँ हरा देना है, तो फिर आनंद सेन को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर आपको भी चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक ही कोई चुनाव लड़ता, शायद चुनाव हार भी जाते। देखिए, आदरणीय आनंद सेन जी को चुनाव लड़ाने का निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, और उन्होंने उसको स्वीकार किया और उस निर्णय के साथ वो खड़े हुए। हम लोग पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से हर स्तर पे लड़ रहे थे जी। अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को,
उनसे और उनके अपमान से बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ने का एक तरीका भी मालूम था, तजुर्बा भी था। जी। मैंने आपसे कहा कि जब हम लोगों को समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के माध्यम से और इस क्षेत्र की जनता के माध्यम से ये दायित्व सौंपा गया कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और रामचंद्र यादव जी और इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जाए, और उसी माइंडसेट पे हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने प्रयास किया, जनता के बीच में गए, और जो भी निर्णय जनता जनार्दन ने लिया वो हमारे लिए स्वीकार्य था। अच्छा, कार्यकाल किसका बढ़िया देखते हैं आप अपना या फिर रामचंद्र यादव का, जो 2 या 3 बार से लगभग विधायक है, और कोई ऐसा काम जो आप विधायक रहे हो और आज तक ना हुआ हो, जो उस दौरान आपके जहन में रहा हो कि ये हम करेंगे, इस कार्यकाल में ना हो पाया तो अगले में करेंगे, और वो अब तक ना हुआ हो? 2002 से लेकर 2010 तक मुझे 10 साल लगातार इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया इस क्षेत्र की जनता ने। हम लोगों ने एक काम किया, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को अपमानित नहीं किया, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं डाला, और भरपूर हम लोगों की ये कोशिश रही कि इस क्षेत्र का जितना भी प्रशासनिक अमला है वो भी जनता से सीधा संवाद रखे और जनता के ऊपर कोई आर्थिक भार न डालने पाए, और हम लोग उसमें कामयाब थे। प्रश्न अब आपके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से है कि क्या वर्तमान विधायक उस भार को उठा पाने में कामयाब हैं? क्या आज प्रशासनिक अमले का आर्थिक कोई भार तो नहीं आम जनता पर? क्या आज भाई को भाई से लड़ाने का काम तो नहीं हो रहा? तो समाज को एकजुट करने का मेरा कार्यकाल था और सबको सम्मान देने का मेरा कार्यकाल था, बगैर किसी द्वेष की भावना से, बगैर किसी जलन के और बगैर किसी दुश्मनी के हम लोगों ने इस क्षेत्र को चलाने का काम किया। क्या वाकई आज भी वैसे ही हो रहा है? ये प्रश्न आपके माध्यम से हम लोगों से पूछें। लेकिन क्या कोई काम जो पिछले 10 सालों में हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ? 10 क्या 15 साल होने को? देखिए, बहुत से काम है। आज हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ इस क्षेत्र में कि जिससे ये सुनिश्चित कराया जाए कि बहुत कड़े परिश्रम और कड़ी मेहनत के बाद जो किसान अपनी खेती तैयार कर रहा हो वो सुरक्षित होकर के उसके घर तक आ सके। आज किसानों की बदहाली है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, किसान अपने खेत में लेटने पे मजबूर है क्योंकि इतने सारे छुट्टा जानवरों का प्रकोप है कि किसान बमुश्किल अपनी उपज को घर ला पाता है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। और जो सबसे ज्यादा अहम था कि सरकार के खजाने से जो काम यहाँ आ रहे थे वो पूरी ईमानदारी के साथ होते, उनमें कमीशन ना होता, उसमें लूट ना होती, ये सुनिश्चित कराना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मतलब कमीशन खोरी हुई? निश्चित तौर पर हुई। और ये तो मुझे हैरत की बात है कि आप इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये प्रश्न तो हमें आपसे पूछना चाहिए, आप हमसे पूछ रहे हैं। आपके पास ज्यादा सूत्र और जानकारी है, आप ज्यादा जनता के बीच में रहते हैं। आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनता आपसे भी मिल रही है और जनता के बीच आप भी जा रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि तो आपसे भी जानना चाह रहे थे राजनीति में एक उपलब्धि हम लोगों की, कम से कम एक उपलब्धि जरूर है कि कोई आपको इस क्षेत्र में ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि हम लोगों ने किसी को परेशान किया। तो क्या वर्तमान विधायक ने परेशान किया किसी को? मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। और कोई ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि हम लोगों ने किसी के साथ कोई बेईमानी की या हम लोग कभी किसी राजनीति से कुछ पैसा ऐसा कमाने के उसमें लग गए हों। तो ये दो चीजें हैं, कम से कम मेरे बारे में कहता नहीं मिलेगा। और शायद वर्तमान विधायक जी के बारे में ये कहने वाले लोग आपको बड़ी ढूंढने से भी न मिले इस क्षेत्र में। अगर बहुत प्रयास करेंगे तो भी आपको शायद ना मिले ऐसा कहने वाले। अच्छा, इंटरव्यू लंबा हो रहा है, आपका समय भी कम है आपके पास, तो ऐसे में कुछ ही सवाल और करते हैं आपसे और जल्दी जल्दी जवाब थोड़ा सा दीजिएगा। यहाँ पे अब्बास अली जैदी ज्यादा मजबूत चुनाव लड़ेंगे या फिर आनंद सेन यादव? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। तो क्या अयोध्या जिले में 2 मुस्लिम चेहरा चुनाव लड़ेगा, एक अब्बास अली जैदी और हाजी फिरोज खान गब्बर, या फिर अभय सिंह के जाने के बाद किसी क्षत्रिय फेस को मौका दिया जाएगा? अयोध्या जनपद की 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी। क्या अभय सिंह के जाने से पार्टी को कोई नुकसान? समाजवादी पार्टी एक ऐसा परिवार, एक ऐसा कुनबा है जो संघर्षों के आधार पर है। मैंने आपसे कहा जनपद अयोध्या जी की 5 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच, उनकी नीति और उनकी नीतियों के बदौलत, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व के बदौलत 5 सीटों को जीत दर्ज कराएगी।
क्या भारतीय जनता पार्टी का एक चर्चा है क्षेत्र में, नाम नहीं लेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जिले का समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकता है? समाजवादी पार्टी के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप काम कर सकता हो और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता हो, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जिले का सबसे बड़ा नेता कौन, अवधेश प्रसाद को छोड़ के? अगर आप माननीय अवधेश प्रसाद जी को छोड़ अवधेश देते प्रसाद को हैं छोड़ के, तो अवधेश प्रसाद तो है ही है माननीय फिलहाल अवधेश में। प्रसाद जी को छोड़ देने के बाद अयोध्या जी में और क्या बचता है, हाँ राजनीति में और क्या बचता है? हाँ, तो उनको छोड़ा नहीं जा मतलब सकता। सब अवधेश में। ये बड़ी उपलब्धि है कि जिसके जीवन में 50 साल का राजनीतिक अनुभव हो, जो हाँ। 10 बार विधायक, सांसद और 6 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो हाँ। और उसका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन बेदाग हो। क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो अपने बल पर वोटरों को इधर से उधर कर सकता हो, थोड़ा बहुत ही सही, समाजवादी पार्टी के इस जिले में? इस जनपद में मैं इस बात को कहूंगा कि आदरणीय पवन पांडे जी, क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़े हैं और मैंने उनको बहुत पहले से देखा, हमारे बहुत जूनियर थे यूनिवर्सिटी में और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रमी नेता हैं और आसानी से उपलब्ध नेता है और थोड़ा सा जवानी और खून के अंदर जो उनके अंदर जोश है वो उनके अंदर ऊर्जा पैदा करता है। बहुत काम करने वाले नेता है और उनमें ये जबरदस्त क्षमता है और समाजवादी पार्टी का वो बड़ा एसेट है जिले में। उनके अंदर एक बड़ी क्षमता है लोगों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में रोक के रखने की और यही वजह है कि आप देखिए अभी लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है वो वाकई मतलब मैं कह सकता हूँ आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व और उसका श्रेय पवन पांडे जी और उनके संगठन के लोगों को जाता है कि हम लोगों ने जनपद अयोध्या जी की विधानसभा में ही लगभग भारतीय जनता पार्टी, उसको आप भारतीय जनता पार्टी की हार ही मानी है, उसकी जीत नहीं है। जिस विधानसभा को 50,000 40,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, बमुश्किल वहां से जीत पाई। ये इसके लिए मैं बधाई देता हूं अवधेश प्रसाद जी को और खास तौर पे पवन पांडे जी और उनकी टीम। इस जिले में समाजवादी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज है आज की डेट में? अगर जिले के नेताओं की बात करें समाजवादी पार्टी में तो सबसे मजबूती के साथ आवाज उठाता हूं अवधेश प्रसाद जी निसंदेह हमेशा अपने राजनीति के जीवन में विपक्ष में रह करके उन्होंने एक मजबूत और सार्थक कदम और पहल उठाया है और हमेशा उनकी आवाज को गंभीरता से किसी भी राजनीतिक दल और सरकार ने लिया है। अब्बास अली जैदी चुनाव लड़ेंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। एक लास्ट सवाल, बेहतर नेता कौन, अखिलेश यादव या फिर डिम्पल यादव? अखिलेश यादव जी अब तो एक नाम लेना, अखिलेश यादव या फिर डिम्पल, मैं दो में से एक नाम। मैं इतना कहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे आदरणीय सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में महिलाएं मजबूती से खड़ी हुई हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार पर महिलाओं का बड़ा एक हौसला और बड़ा विश्वास बढ़ा है, इसके लिए आदरणीय सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी की रात दिन की मेहनत भी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो परिवार है वो बेमिसाल परिवार है। हम तो यही दुआ करेंगे कि उस परिवार को कभी किसी की नजर न लगे और ये परिवार इसी तरह प्रदेश को और देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा। रुदौली की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? रुदौली की जनता से हम सिर्फ इतना ही अनुरोध आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों ने रुदौली विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार की तरह, एक घर की तरह, एक ही खानदान की तरह चलाने का काम किया है, सबको अगर हम लोगों ने सम्मान देने की ईमानदाराना कोशिश की है, तो आप लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए 2027 में समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में जरूर सहयोग प्रदान करें। तो हमारे साथ थे अब्बास अली जैदी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज।